एक शब्द है नाजायज संबंध। अगर ये दो लोगों के बीच में बन जाएं तो दोनों लोगों को चैन नहीं पड़ता है। वो बस एकांत ढूंढते रहते हैं जहां वो आपस में मिल सकें, बातें कर सकें, नाजायज संबंध स्थापित कर सकें। अगर ये संबंध घर में ही बनने लगे हैं, घर में दो रिश्ते होते हैं, उनके अंदर ही बनने लगे तो फिर कहने ही क्या, क्योंकि कोई शक भी नहीं करता है और मिलने के लिए कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ता है। उसमें से एक रिश्ता है देवर और भाभी का। अगर इन दो लोगों के बीच में नाजायज रिश्ते बन जाएं तो फिर कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि इनका रिश्ता ऐसा होता है। ये सबके सामने हंसी मजाक कर लेते हैं, सबके सामने बातें करते रहते हैं, हर किसी के सामने घूमने चले जाते हैं, तो हर कोई यही समझता है कि ये देवर और भाभी हैं। लेकिन जब नाजायज संबंध बहुत आगे बढ़ जाते हैं, एक कहावत है कि आदतें अगर टाइम पे ना बदली जाएं तो ज़रूरतें बन जाती हैं। अब ज़रूरतें जब पूरी नहीं होती हैं तो इंसान कुछ ऐसा कर बैठता है जो ना समाज स्वीकार करता है, ना हमारा कानून स्वीकार करता है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां रिश्तों को तार तार कर दिया गया है नाजायज संबंधों को लेकर। आदाब, नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी। ये कहानी है, एक राज्य है झारखंड, उसके अंदर एक जिला आता है गोड्डा, वहाँ की ये कहानी है। 26 जनवरी 2026 की सुबह सुबह लोग अपने खेतों पर जा रहे थे तो उन्हें एक लाश मिलती है। अब जैसे ही ये बात पूरे गांव में फैलती है तो मानो हड़कंप मच जाता है। उस गांव में एक परिवार ऐसा भी था जो एक व्यक्ति को ढूंढ रहा था, जिसका नाम दीपक कुमार था। अब दीपक कुमार रात से घर नहीं आया था तो उसके घर वाले पहुंच जाते हैं आनन फानन में कि किस व्यक्ति की लाश पड़ी है। साथ ही साथ दीपक कुमार की पत्नी सोनी भी वहां खेत पर पहुंच जाती है, ये देखने के लिए कि ये लाश किसकी है। जब सोनी देखती है कि मरा हुआ व्यक्ति कोई और नहीं, उसका अपना पति दीपक है, तो वो बेतहासा रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है। अब मौके पर पुलिस आती है, पुलिस सारी छानबीन करती है, लाश को अपनी कस्टडी में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद पुलिस वाले दीपक की पत्नी सोनी से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा पति कहाँ गया था, और जब ये गुमशुदा था तो तुमने रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई। तो सोनी बताती है कि कल रात को वो ये कहकर निकले थे कि मैं बाहर जा रहा हूँ, इसके बाद वो घर वापस नहीं आए, तो मैंने सोचा कि शायद कहीं चले गए होंगे, अगर कल भी नहीं आएंगे तो कंप्लेंट दर्ज करा दूंगी। इसके बाद पुलिस वाले छानबीन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। अब पुलिस वाले दीपक के माता पिता से पूछते हैं, क्या तुम्हारे बेटे की किसी के साथ दुश्मनी थी, जमीन या जायदाद को लेकर रंजिश थी, जो किसी ने इसका मर्डर कर दिया। तो दीपक के घर वाले कहते हैं कि हमारा बेटा बेहद सीधा व्यक्ति है, गांव में ही परचून की दुकान चलाता है, इसका किसी के साथ कोई भी विवाद नहीं है, ना जाने किसने हमारे घर के चिराग को छीन लिया है। अब पुलिस वाले को जब कोई सुराग नहीं मिलता है तो पुलिस वाले जो दीपक की पत्नी होती है सोनी, उसका नंबर लेते हैं और उसकी कॉल डिटेल निकालते हैं। जब पुलिस वाले सोनी के नंबर की कॉल डिटेल निकालते हैं तो उसमें एक नंबर पर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, और जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन भी बात हुई थी। वो नंबर जब पुलिस वाले देखते हैं तो रजिस्टर्ड होता है रोहित कुमार के नाम पर। अब पुलिस वाले जब रोहित के बारे में पता करते हैं कि आखिर ये शख्स रोहित कौन है जिससे दीपक की पत्नी सोनी लगातार फोन से बात कर रही है, तो पुलिस वालों को पता लगती है कि ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मृतक दीपक का सगा छोटा भाई है। अब पुलिस वालों को जैसे ही ये बात पता लगती है तो पुलिस वाले समझ चुके थे कि केस की सच्चाई क्या है। अब पुलिस वाले दीपक की पत्नी सोनी को थाने बुलाते हैं और उससे जब पूछताछ स्टार्ट करते हैं तो दीपक की पत्नी एक बयान पर कायम ही नहीं रह पाती है,
कभी तो वो कुछ कहती है तो कभी कुछ कहती है। अब पुलिस वाले जब थोड़ी सी सख्ती दिखाते हैं तो वो महिला टूट जाती है, क्योंकि वो कोई पेशेवर कातिल तो थी नहीं। अब पुलिस वाले कहते हैं कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया और अपने पति को ही रास्ते से क्यों हटवा दिया। तो वो कहती है कि मेरे घर में जो मेरा देवर है रोहित, वो मुझे बहुत पसंद करता था। वो अक्सर मुझसे मजाक करता था और मैं उसका मतलब समझ जाती थी, लेकिन मैं बदले में कोई उसे रिस्पॉन्स नहीं देती थी। लेकिन ये सिलसिला महीने 6 महीने चलता रहा। मैं समझती थी कि उसके दिल में मेरे लिए क्या है। आखिर एक दिन मैंने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया। अब ये सिलसिला इन दोनों के बीच में चलता रहता है। जब भी इन्हें मौका मिलता तो ये नाजायज संबंध स्थापित करते। ये सिलसिला लगभग 4 से 5 साल चलता रहता है। घर में किसी भी व्यक्ति को इनके ऊपर शक ही नहीं होता है। ना ही सोनी के पति दीपक को कभी अपनी पत्नी पर शक हुआ, ना ही अपने भाई पर शक हुआ कि मेरे पीठ पीछे ये कुछ और ही गुल खिला रहे हैं। ये सिलसिला इनका चलता रहता है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब ये दोनों आपस में शादी करने को सोचते हैं। तो इनके सामने सबसे बड़ी अड़चन ये थी कि दीपक के जिंदा रहते रोहित अपनी भाभी सोनी से शादी कर ही नहीं सकता था, क्योंकि समाज और बिरादरी कहती कि तुमने बड़े भाई को छोड़कर छोटे भाई के साथ शादी कर ली है। अब वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना दीपक को ही रास्ते से हटा दिया जाए। तो कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हारे साथ सिंपैथी दिखाते हुए, अपनापन दिखाते हुए कि मेरी जवान भाभी भरी जवानी में विधवा हो गई है, तो मैं इसका हाथ थामे ले रहा हूँ। तो लोगों की सिंपैथी भी मुझे मिलेगी और हमारा तुम्हारा हमेशा के लिए एक साथ रहना फिक्स हो जाएगा। अब इस बात पर दोनों एग्री करते हैं। गांव के ही एक व्यक्ति को 1 लाख रुपए की सुपारी दी जाती है। उसके बाद 25 जनवरी की रात को दीपक को बुलाया जाता है। उसे शराब पिलाई जाती है, क्योंकि सुपारी लेने वाला व्यक्ति और दीपक एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। दीपक ने शराब पी, उसके बाद उसका एक धारदार हथियार से गला रेत दिया गया। जिसके बाद पुलिस वालों ने दीपक के भाई रोहित को भी गिरफ्तार किया और सोनी तो पहले ही थाने में बैठी थी। इसके बाद पुलिस वालों ने दोनों को जो उचित कार्रवाई उनके खिलाफ बनती थी वो की। इस कहानी से हमें सबक ये मिलता है कि आज के दौर में कोई भी रिश्ता हो, उसके ऊपर एक बार शक जरूर से कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम धोखा हमेशा वहीं होता है जहां भरोसा होता है। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके आप जरूर से बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।